Yes, class. So, lecture number 8, here we go. What has been covered till now, let us have a recap before proceeding with the remaining very small portion of the Hindu Marriage Act. First, we saw that traditionally what is applicable and what changes have been brought into by the Hindu Marriage Act and its pursuant amendments. Thereafter, we saw, or rather covered from exam point of view, section 7, that is ceremonies of marriage, that Hindu शादी कैसे की जाती है, what are the ceremonies that have to be undergone by the parties. Then we saw section 8, registration of marriages. Then we saw matrimonial causes from section 9 to 13. 9, restitution of conjugal rights. 10, judicial separation. 11, void marriages. 12, voidable marriages. Then section 13, various grounds, which are divided into 3 different parts. Under subsection 1, 13 subsection 1, ground available to both parties, that is husband and wife. Then 1-A, again to both husband and wife, but only to those parties in whose case earlier a decree was passed either under section 9 or section 10, that is restitution of conjugal rights or judicial separation. Then we saw subsection 2, section 13 subsection 2, grounds which are available only to the wife. So this is the scheme of contested grounds of divorce. Then section 13B we saw, which has been brought or rather inserted by way of an amendment, and it was borrowed from the Special Marriage Act, and now from 1976 there is a provision whereby the parties can apply for divorce by mutual consent, जहाँ पे दोनों को divorce चाहिए. Then we saw section 13A, alternative relief, कि समझो ग्राउंड से कोई अंडर सेक्शन 13 फॉर डिवोर्स. नाउ नेचुरली 13(1)(a) तो नहीं होगा, 13 सबसेक्शन 1 या 13 सबसेक्शन 2 होगा. सो द पिटिशन कैन बी आइदर बाय वन ऑफ द पार्टीज और अंडर सबसेक्शन 2 बाय ओनली द वाइफ. तो ऐसी सूरत में कभी कभी क्या होता है ना, पिटिशन थोड़ा शॉर्ट पड़ता है. यू नो, इट इज़ नॉट अ फिट केस टू ग्रांट द डिवोर्स. तो उसको पूरा खाली हाथ लौटाने से, उसको हक्कल देने से अच्छा है ऑल्टरनेटिव ऑर्डर हो जाएगा. सो एन ऑल्टरनेटिव डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन कैन बी पास. उससे पर्पज़ ये सब होता है कि चलो शादी तो फिलहाल बच गई, शादी को फिलहाल इंटैक्ट रखा है. यू आर वेल अवेयर दैट इवन इफ अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज पास, द मैरिटल टाई रिमेन्स इंटैक्ट. द मैरिटल टाई स्टिल इज द मैरिज इन स्टिल इन सब्सिस्टेंस. ओनली द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू कोहैबिट विथ ईच अदर वो खत्म हो जाएगा. बट व्हाट कंटिन्यूज इज द हस्बैंड्स राइट, नॉट राइट, द हस्बैंड्स ड्यूटी लाइबिलिटी टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो तो रन होगा. देन वी सॉ, देन वी हैव ऑल्सो सीन सेक्शन 14 that no petition for divorce can be filed before 1 calendar year has elapsed from the date of solemnization फ्रॉम द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज. नहीं तो क्या होगा, आज शादी कल डिवोर्स, आज शादी कल डिवोर्स. सो वो अवॉइड करने के लिए देन सेक्शन 14 का प्रोवाइजो है अंडर विच द कोर्ट कैन एक्सेप्ट द पिटिशन बिफोर 1 year बट अंडर सर्टन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. तो दैट सर्कमस्टेंसेस हैव टू बी मेड आउट. अगर फेल होगा तो क्या होगा, पिटिशन रिटर्न हो जाएगा, पिटिशन पे कोई ऑर्डर नहीं होगा बिकॉज योर पिटिशन इज नॉट कॉम्पिटेंट ओनली. सो इफ ओनली इफ द कोर्ट एक्सेप्ट्स योर केस दैट येस दिस इज अ केस ऑफ a kind of what you can say hardships or this is a peculiar case, तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा. अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो सिंपली सिटर पिटिशन रिटर्न होगा. दो पिटिशन है वो रिटर्न दिया जाएगा टू बी प्रेजेंटेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम. सो एज्यूम के 8 महीने हुए एंड द कोर्ट सेज नो यू कम आफ्टर 1 year, तो 4 महीना और रुकना पड़ेगा. सो दैट पिटिशन विल बी रिटर्न. उसको आप फिर 4 महीने के बाद जब 1 साल खत्म हो जाएगा थोड़ा सा अमेंडमेंट करके रीलॉन्च कर दो, कोई इशू नहीं. Then section 15 we saw when the parties can remarry after divorce. तो जब भी पार्टी का डिवोर्स होता है उसके बाद कभी शादी कर सकते हो, वो भी एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, वो वीडियो में पूरा डिटेल में डील किया हुआ है. पॉइंट नंबर 1, सी 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक कंसेंट से और एक कंटेस्टेड. कंसेंट होगा तो अपील में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. सो ऑर्डर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंसेंट, डिक्रीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंसेंट, पास बाय कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, there is no question of appeal. So there is no appeal provided in that case. So वहाँ पे अपील तो फाइल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. लेकिन जहाँ पे अपील हो सकता है, अपील कहाँ हो सकता है, जहाँ पे कंटेस्टेड पिटिशन है एंड वन पार्टी आइदर ऑफ द पार्टी दैट इज हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई एक डिवोर्स के लिए प्रे कर रहा है, दूसरा अपोज कर रहा है.
तो अगर अपोज कर रहा है उसका उस नाउ नाउ से द हस्बैंड इज फाइलिंग पिटिशन एंड द वाइफ इज अपोजिंग एंड द हस्बैंड सक्सीड्स और कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया, तो एग्रीड पार्टी कौन हो गया? वाइफ हो गई, तो वाइफ विल गो इन अपील। या पिटिशन डिसमिस कर दिया तो एग्रीड पार्टी कौन हो गया? हस्बैंड हो गया, क्योंकि पत्नी को तो वही चाहिए था ना कि नहीं मिलना चाहिए डिवोर्स, लेकिन पति को डिवोर्स चाहिए था। ही वॉज फाइलिंग फॉर डिवोर्स, ही वॉज फाइटिंग फॉर डिवोर्स, उसको नहीं मिला, सो ही इज एन एग्रीड पार्टी एंड ही कैन अप्रोच द कोर्ट बाय फाइलिंग एन अपील। तो अगर अपील का जो पीरियड है ना वो है दैट हैज़ इलैप्स्ड, वो पीरियड एक्सपायर हो गया है, वो पीरियड ख़त्म हो गया है, 30 डेज 90 डेज जो भी वॉट एवर द केस इज। सी अगेन लेट मी टेल यू, अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, अगर फैमिली कोर्ट उस सिटी में है, से फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ थाने, तो कोई भी डिग्री आपको चैलेंज करने के लिए सीधा हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। फर्स्ट अपील डायरेक्टली लाइज टू द हाई कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट। तो मैंने ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे दो एक्ट्स आर इन प्लेस, हिंदू मैरिज एक्ट इफ बोथ द पार्टीज आर हिंदू, एंड सेकेंडली फैमिली कोर्ट है, तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट नाम का एक दूसरा एक्ट है। नाउ अगर स्पेशल एक्ट होगा और दूसरा जनरल एक्ट होगा तो फैमिली कोर्ट विल अप्लाई, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्टर्स का रूल है, एंड देयरफॉर अपील विल डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड दैट टू बिफोर अ डिवीजन बेंच, खंडपीठ, जहाँ पे दो जजेस बैठते हैं। एक फैमिली कोर्ट अपील होता है और एक डिवीजन बेंच होता है जिसके पास ये चार्ज रहता है, सो मैटर गोज डायरेक्टली देयर। एंड इफ ऑर्डर इज पास बाय अ सिविल जज सीनियर डिवीजन, जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है, से फॉर एग्जांपल कल्याण या पालघर ले लो, अभी वसई वगैरह वो सब पालघर डिस्ट्रिक्ट में गया है, या डहानू का कोर्ट ले लो, वहाँ के कोर्ट ने अगर ये किया रहेगा, देन द फर्स्ट अपील लाइज नॉट टू द हाई कोर्ट बट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो अपील जाएगा एंड इट विल बी डेलीगेटेड टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर अगर फिर से आगे चैलेंज करना है डिग्री, देन इन दैट केस यू विल हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट इन सेकंड अपील। सो ये थोड़ा सा फर्क है कि फैमिली कोर्ट होगा तो सीधा अपील जाएगा हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, और अगर सिंगल ये होगा सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा, अपील विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड नॉट टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे लिमिटेशन का थोड़ा सा फर्क रहता है, बट फैमिली कोर्ट के अंडर, फैमिली कोर्ट एक्ट के अंडर 30 डेज का है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 30 डेज का ही है, सो आइडियली 30 डेज ही हो गया। ओनली सेकंड अपील जो होता है ना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील एंटरटेन किया है फर्स्ट अपील और उसके अगेंस्ट सेकंड अपील में जाना है तो 90 डेज का लिमिटेशन रहता है। दिस इज एज पर द लिमिटेशन एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, एक्ट ऑफ लिमिटेशन। सो ये पीरियड निकल गया है 30 दिन, 90 डेज वॉट एवर इट इज़, और फिर भी जो एग्रीड पार्टी है उसने अपील फाइल नहीं किया, तो दैट बोथ द पर्सन्स कैन रीमैरी। या अगर अपील फाइल हुआ है देन बोथ द पार्टीज विल हैव टू वेट टिल द आउटकम ऑफ दैट अपील, तो अपील डिसाइड होने तक रुकना पड़ेगा, ये भी हमने देख लिया था। देन सेक्शन 17, 18 मैंने बाजू में रखा था, 16 भी हम लोगों ने पहले ही कर दिया था, दैट चिल्ड्रन को लेजिटिमेसी दिया हुआ है। सो इन केसेस वेयर चिट वैलिड मैरिज का तो कुछ इशू है ही नहीं, बट मैरिजेस विच आर वॉइडेबल, और जो बाद में वॉइडेबल हो जाते हैं उनको कोर्ट नलीफाई कर देता है ऑन द ग्राउंड ऑफ नलिटी, कि मैरिज इज नॉन एज मीन्स कि आज से मैरिज है ही नहीं, इट इज़ नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस, इट कैन बी अवॉइडेड बाय वन ऑफ द पार्टीज। पहले के वीडियोज आप ये कर लो, रिकैप नहीं रिवाइज कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। या कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दिया दैट मैरिज इज वॉइड। नाउ सी मैरिज वॉइड होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, नो मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ। If no marriage in the eyes of law, the parties are not legally wedded husband and wife. If they are not legally wedded husband and wife, there are no legal consequences, no right, no liability. So children which are born out of such marriages are actually illegitimate children. उनको नाजायज़ औलाद समझा जाएगा, लेकिन वो बच्चे का दोष क्या है? So उसको कवर करने का सेक्शन 16 is in place. Then section 19 we saw, that is place of jurisdiction के कौन से कोर्ट में पिटिशन फाइल हो सकता है, वो भी उस वीडियो में मैंने एलैबोरेटली डिस्कस किया है, एग्जांपल देके कि ए जगह पे हस्बैंड रहता है, बी जगह पे वाइफ रहती है, शादी सी जगह पे हो गई, एंड देन वो लोग कहाँ पे आके रहते हैं, एंड देन कैसे फाइल हो सकता है। देन आइडियली द कोर्ट विल लुक इनटू कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ, तो उसको ये कर दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा नॉट इम्पोर्टेंस, उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है, दैट सी द प्रेफरेंस ऑफ द वुमेन, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह होता है ना, समझो वाइफ पंढरपुर में रह रही है एंड हस्बैंड इज़ इन मुंबई, वो मुंबई में अगर पिटिशन फाइल करता है तो वाइफ को वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। सो पंढरपुर से यहाँ पे ट्रेन आती है या सोलापुर से आना पड़ेगा, तो आप खुद ही देख लो, ओवरनाइट ट्रैवल हो गया, सुबह जल्दी इधर पहुँचो,
देन कोर्ट तो सुबह आपके लिए खुलेगा नहीं, कोर्ट का अपना टाइम है खुलने का, तो कोर्ट तो 10-11 बजे ही खुलेगा। तो वो सुबह सुबह ट्रेन आ जाते, फिर कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे चेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे कहाँ पे, या फिर उसको कोई साथ में कंपनी चाहिए। अगर बच्चा होगा, बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती है, तो वो बच्चे को भी साथ में लाओ, बच्चे का भी बारात निकलता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इट इज़ बेटर दैट द हस्बैंड शुड गेट अप एंड गो टू पंढरपुर। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप समझ लो। आप इधर फाइल करोगे भी तो भी द वाइफ हैज़ ऑप्शन टू गो बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड गेट दैट पिटिशन ट्रांसफर्ड। उसका प्रोविजंस मैं आपको ये लेक्चर में कवर करूँगा। सेक्शन 21 डील्स विद दैट, 21A deals with that we will discuss in detail. Then सेक्शन 17 और 18 मैंने आपको बोला था आप छोड़ दो फॉर द टाइमिंग, वो अभी कर लेते हैं पहले, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो ऑलरेडी आर पनिशेबल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड ऑल्सो। सो आइडियली अगर कन्विक्शन होगा तो दैट विल बी अंडर इंडियन पिनल कोड एंड नॉट दीज सेक्शन, बट स्टिल दीज आर देयर। मैंने कभी देखा नहीं किसी को इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट हुआ है, बट दीज सेक्शंस आर इन प्लेस एंड कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको पार्टीज़ के बेनिफिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बाइगमी। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू solemnized आफ्टर द commencement ऑफ दिस एक्ट is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living। so second marriage हो गया। लेकिन दोस्तों देखो, एक बार फिर से आपको बताता हूँ, एज्यूम दैट एक आदमी है, उसकी पहले शादी हो चुकी है और वो दूसरी बार शादी कर रहा है, तो दूसरी शादी क्या हो गई? वॉइड हो गई। लेकिन दूसरी शादी वॉइड होने के लिए उसका फर्स्ट मैरिज जो है, जो पहला विवाह है, जो पहले लग्न है, वो वैलिड होना चाहिए। नाउ एज्यूम दैट द फर्स्ट मैरिज वाज वॉइड, अ सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये ऐसे एज्यूम करो कि पहला शादी था ना वो वॉइड हुआ था और दूसरा शादी हो गया, शादी सोलमनाइज हो गया, तो पहला शादी वैसे ही वॉइड है, तो सेकंड मैरिज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा। या समझो दूसरा शादी कर लिया और किसी कारण से फर्स्ट बीवी मर गई, तो पहला मैरिज निकल गया, सो दिस ग्राउंड विल नॉट बी अवेलेबल। सो अंडरस्टैंड वन थिंग दैट सेकंड मैरिज को इलीगल होने के लिए पहला मैरिज वैलिड होना चाहिए। had a husband or wife living and the provisions of section 494 and 495 of the Indian Penal Code will apply accordingly। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि पनिशमेंट होगा भी तो 494 495 जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंडर हो जाएगा। तो इसके अंडर कुछ अलग सज़ा होने का प्रावधान तो नहीं है, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ सम सेपरेट एक्स्ट्रा पनिशमेंट। ओके, देन सेक्शन 18 देखो, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टन अदर कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। Every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of conditions specified in clauses 3, 4 and 5 of section 5, 3, 4 and 5, 4 and 5 तो आपको मालूम है मैरिज वॉइड हो जाता है। 4 कभी एप्लीकेबल होता है when the parties are in prohibited relationship एंड 5 कभी एप्लीकेबल होता है व्हेन द पार्टीज आर सपिंडाज ऑफ ईच अदर। सपिंडाज वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड ये हो गया, थोड़ा नॉट एक्सटेंडेड, शॉर्ट कंसेप्ट हो गया। सो लेट मी अगेन रिपीट, ये मैंने वीडियो में पहले ही बताया था वो टाइम के लेक्चर पे। सेक्शन 5 जो भी किया था उसको आप फिर से एक बार चाहिए तो देख लो। उसमें मैंने पहले आपको बोला था दैट एवरी प्रोहिबिटेड डिग्री, एवरी रिलेशन विच कम्स विद इन अ प्रोहिबिटेड डिग्रीज need not be sapindas of each other. So every sapinda is coming also within the prohibited degrees, but every prohibited degree will not come under sapinda। sapinda कहाँ होता है? जहाँ पे आप देखो पिंडादान का कंसेप्ट है, जब भी हम लोग अनकोडिफाइड लॉ करेंगे थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात करूँगा। सो एक ही पिंडा आप जिस एंसेसर को ये करते हो ना, आप सपिंडा बन जाते हो। सो मी, माई फादर, माई सन, देन माय रियल ये मेरे बाप का सगा भाई, माय रियल अंकल, माय रियल पैटर्नल कजिन ब्रदर, हम लोग एक ही इसके हो गए, सपिंडा हो गए एक दूसरे के। लेकिन माँ की तरफ क्या होता है? माँ की तरफ गोत्र चेंज हो जाता है, फैमिली चेंज होते हैं, वहाँ पे शायद कुछ रिलेशंस जो है वो सपिंडा नहीं होंगे। सो नाउ यू एंड योर मौसी जो होती है ना, वो सपिंडा नहीं होगी।
लेकिन वो फिर भी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में था। कैन यू मैरी अ मौसीज लड़की, योर कजिन? नो। कैन यू मैरी योर मौसी इटसेल्फ? नो। कैन यू मैरी योर बुआ? नो, यू कांट। आप अपने बुआ से, पैटर्नल आंट से भी शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों में ये रिवाज है, एक कस्टम है कि उनके मामा के लड़के के साथ शादी हो सकती है। तो मामे अत्ते भावंड जो कंसेप्ट है, उनमें शादी होती थी, शिवाजी महाराज का टाइम से ये देख लो, होती थी। सो देर इज़ अ कस्टम विच इज़ प्रिवेलिंग, तो देर इज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट। वो भी मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेलली किया है, सो आई नीड नॉट रिपीट इट हियर। सो देखो उसके लिए पनिशमेंट क्या हो सकती है, रीड फर्दर। ऑफ सेक्शन 5 shall be punishable. Clause A. In case of contravention of condition or specified in clause 3 of section 5 with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. So ज़्यादा 2 years or with fine. And in B, in case of contravention of conditions specified in clause 4 or clause 5 of section 5 with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. So थोड़ा मराठी त्याला चिलट म्हणतात, बहुत किरकोळ माइनर काइंड ऑफ सेक्शन है ये वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो है। अगर वो सेक्शन इवोक हो गया तो पनिशमेंट कैन बी गिवन अंडर दिस सेक्शन ऑल्सो। तो सेक्शन 19 ऑलरेडी डन, सो 17 18 हो गया। 19 पहले ही हो चुका था। देन 21 भी हमने देखा था। 21 इतना ही बोलता है कि जो भी पिटिशंस फाइल होंगे सिविल प्रोसीजर कोड विल बी एप्लीकेबल। सो प्लीडिंग कैसे होने चाहिए, पिटिशन कैसे बनेगा, उसका रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए, एफिडेविट कैसे अफर्म होना चाहिए, वो सब उसमें रहता है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं है, खाली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू उसको ठीक से बाद में एक बार पढ़ लेना। लेकिन एक बार लॉयर बन जाओ, फिर बाद में प्रैक्टिस में जाओगे तभी वो वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। देन सेक्शन 20 कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए। देन 22 हमने पहले कर लिया था, प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा, जहाँ पे सबको एंट्री नहीं मिलेगी, ओनली पर्सन्स हु आर कंसर्न विद दैट मैटर। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, नलिटी का मैटर रहेगा कि वाइफ पहले से प्रेग्नेंट थी या इम्पोर्टेंसी है। सो वहाँ पे जो सवाल है ना दोस्तों, वो सीधा बेडरूम के तरफ जाते हैं। सो पति पत्नी की जो बेडरूम होती है, जो उनका सोने का कमरा है, उसके अंदर क्या होता है, इसमें झाँक के देखने का हमको एक्चुअली कुछ अधिकार भी नहीं होता। इट डजंट बिकम्स मॉरल एंड लीगल ऑल्सो। लेकिन वो सवाल वहाँ तक जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, आंसर देना बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। अभी इफ़ द वाइफ इज़ एलिजिंग दैट द हस्बैंड इज़ इम्पोर्टेंट एंड नॉट केपेबल ऑफ इरेक्शंस, और वो सेक्स नहीं कर पाता है, तो देखिए आप सोचिए किस किस्म का होगा। इसमें डिफेंस क्या होगा, दैट यस पति इज केपेबल और उसको इरेक्शंस आते हैं और वो केपेबल है, वो पूर्ण पुरुष है। सो नेचुरली एलिगेशंस यू कैन अंडरस्टैंड कैसे जाएंगे। या पति का केस है दैट वाइफ इज़ इम्पोर्टेंट एंड शी इज़ नॉट एबल टू कंसूमेट द मैरिज, और वो उसको कोऑपरेट नहीं करती है शारीरिक संबंध एस्टेब्लिश करने के लिए, शारीरिक संभोग करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में सवाल कैसे होगा, द पति इज़ गोइंग टू एलिज दैट शी इज़ इम्पोर्टेंट, और उसका ये क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, या उसका डिफेंस क्या है दैट शी इज़ पोर्टेंट। तो ऐसे होता है एक मैटर, एंड वेरी डिफिकल्ट कि आपको ये इसमें प्रूव करोगे। मेरा एक केस में हुआ था व्हेन आई वाज अ जूनियर, तो मेरे सीनियर के पास एक मैटर था, वहाँ पे एक केस था कि लड़की इम्पोर्टेंट है, दिख रहा था मीन्स व्हाट, कभी कभी से यू कैन मेक आउट फेयर सेक्स नहीं रहता है, या दिखने में सम कम ज़्यादा रहता है। नो पर्सनल कॉमेंट्स अगेंस्ट एनीबॉडी, क्योंकि सी ब्यूटी इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट। मुझे अगर एक औरत बहुत सुंदर लगती है और मेरे अंदर की जो काम वासना है, मेरे अंदर जो एक वासना है सेक्स के लिए, जो एक भूख होती है, वो उस औरत को देख के जाग जाती है। लेकिन अगर दूसरा कोई आदमी होगा, इफ़ ही डजंट फाइंड सर दैट मच अट्रैक्टिव, तो वो बोलेगा ठीक है यार तुमको पसंद है, मुझे नहीं है। सो आई मे बी इम्पोर्टेंट टूवर्ड्स सर पर्सनली। तो कभी कभी सब्जेक्टिव कंसेप्ट भी हो जाता है दैट आई एम इम्पोर्टेंट टू वन पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन दूसरा कोई मुझे मिले साथ में तो शायद मैं मुझे ज़्यादा उसके ऊपर बात करना नहीं है। तो कभी कभी सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो जाता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें ये था, वो मैटर में ऐसा था दैट वी हैड एलिज दैट द वाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। शी गॉट हर सेल्फ एग्जामाइंड बाय अ सिविल सर्जन फ्रॉम द सिविल हॉस्पिटल थाने एंड गॉट अ मेडिकल सर्टिफिकेट दैट शी इज़ नॉट a virgin. Now you people are aware what is a virgin. Virgin means वो औरत जिसका कभी शारीरिक संबंध नहीं हुआ है. So she got a certificate that she is not virgin.
एंड नाउ सी ये मैं कैसे प्रूव करूँ कि वो वर्जिनिटी अगर उसने लूज़ भी किया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे साथ उसका कभी शारीरिक संबंध बना ही नहीं। वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो दैट केस फील्ड वो हो जाता है कभी कभी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप नहीं देखोगे ये मैटर में कुछ चाहिए चले। सो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो क्या होता है ना, झाटली मराठी में बोलते हैं झाकली मुठ 1.25 लाखाची। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये अगर बात खुल गई तो पहले घर में खुलेगी, सीधा तो जाके चौराहे पे नहीं खुलती है। तो सामने वाले को समझा बुझा के कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है। और पहले तो कुछ इसमें था, काड़ी मोड़ बोलते थे उसको, तो ग्राम पंचायत वगैरह रहती थी ना, वो ग्राम पंचायत के पास जाओ, पंचायत बैठेगी, वही डिवोर्स दे देंगे। अभी वो सब खत्म हो गया। नाउ ओनली एंड ओनली फैमिली कोर्ट और अ सिविल जज सीनियर डिवीजन कैन ग्रांट दैट डिवोर्स। जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, उसको ही अधिकार है कोई भी मैरिज में घटस्फोट, डिवोर्स, तलाक देने के लिए। ओके, देन नाउ सी सेक्शन 21A, पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस इन सर्टन केसेस। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक से ज़्यादा पिटिशन फाइल हो जाते हैं। नाउ सी आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरे ही एक क्लाइंट के बारे में हुआ था, उसने एक जुडिशियल सेपरेशन का पिटिशन फाइल किया था। अभी देखो इसमें ना वकील की गलती है। जुडिशियल सेपरेशन क्यों फाइल किया मालूम है? क्योंकि सेक्शन 14 का बार था, शादी हो के कुछ 6-7 महीने हुए थे और उनका जम नहीं रहा था, अलग अलग रह रहे थे। सो वो जो वकील था, बहुत होशियार वकील होगा, उसने उनको उनको एडवाइस किया कि आप डिवोर्स के लिए जाओगे ना फाइल करने, तो आपको एक और 5-6 महीना रुकना पड़ेगा, नहीं होगा। उससे अच्छा आप एक काम करो, जुडिशियल सेपरेशन डाल देते हैं, 14-20 महीने आएगा, सेपरेशन हो सकता है, रेस्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेक्शन 10 के अंडर, सेक्शन 10 के अंडर कलम 10 खाली रेस्टिट्यूशन, सॉरी, ये जुडिशियल सेपरेशन का एक केस फाइल कर दिया। ना व्हाट द वाइफ डिड, शी फाइल्ड अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो हस्बैंड रह रहा था ऐरोली में, तो ऐरोली तो थाने के अंडर आता था और अभी भी शायद थाने के अंडर ही है। देन ऐरोली का ये जो नवी मुंबई जो डिस्ट्रिक्ट है, वो टेक्निकली पेपर वाइज, कलेक्टर वाइज इट इज़ अंडर थाने डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो उसमें क्या होता है कि वो पिटिशन उसने यहाँ पे थाने कोर्ट में फाइल कर दिया फॉर जुडिशियल सेपरेशन। ये यहाँ पे पहला गलती है, 5-6 महीना रुकना चाहिए था जुडिशियल सेपरेशन लेके, फिर बाद में आप करोगे क्या? 3-4 महीने कोर्ट में एडिया घिसोगे, फिर बाद में 3-4 साल बाद समझो डिवोर्स, ये जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री मिल भी गया तो भी क्या करना पड़ेगा, 1 साल रुकना पड़ेगा आगे, एंड देन फाइल करो। तो लंबा कट था, तो उससे अच्छा पहले ही फाइल करने से पहले रुक जाना चाहिए था। दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट, और एक प्रैक्टिकल एंगल भी आपको दे रहा हूँ। देन तो वाइफ फाइल वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पिटिशन था हस्बैंड का जुडिशियल सेपरेशन का, दैट वाज अर्लियर इन टाइम। एंड अभी कभी क्या होता है ना, ये एक्शन को रिएक्शन, तो शी ऑल्सो फाइल्ड अ पिटिशन एट हर ओन प्लेस वेयर शी वॉज रिसाइडिंग। तो उसका मैका था, हर मैटरनल होम वॉज इन पंढरपुर। तो पंढरपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, सोलापुर के अंडर आता है, एंड इट हैज़ अ सेपरेट सीनियर डिवीजन। ये फैमिली कोर्ट होने से पहले की, फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश होने के पहले की बात है। सो शी वेंट देयर एंड शी फाइल्ड अ पिटिशन फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो अभी यहाँ पे इन्होंने सेक्शन देख लिया ये कि देयर इज अ प्रोविजन बाय विच अंडर सेक्शन 10, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब्जेक्ट टू करेक्शन 10, हाँ 10, सेक्शन 10, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्टे ऑफ सूट। तो उन्होंने उसके अंदर एप्लीकेशन किया। अभी क्या होता है ना, जो बाद में जो कोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ है ना, उसको स्टे करना पड़ता है कि वहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, विच इज़ अर्लियर इन टाइम। वो तो पता चल जाएगा, एक प्लेन का आप सर्टिफाइड कॉपी ले लो, उसके ऊपर आ जाएगा प्रेजेंटेड ऑन ये तारीख को फाइल हुआ है। और समन्स देखो, उसका जो समन्स है वो मुझे फाइल हुआ है, ये हुआ है, उसका भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लो तो पता चल जाएगा दैट प्रेजेंटेड ऑन। सो ये क्लियरली दिख रहा था दैट द पिटिशन फाइल्ड बाय द हस्बैंड वाज अर्लियर इन टाइम, सो ही अप्लाइड फॉर स्टे ऑफ द सूट, कि ये पहला डिसाइड होने दो। नहीं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक कोर्ट है ना, इसके सामने समझो हस्बैंड जीत गया और उसको जुडिशियल सेपरेशन मिल गया, और वहाँ पे वाइफ जीत गई, तो अभी कौन सा डिक्री को आप अंजाम दोगे, कौन सी डिक्री को एग्जीक्यूट करेंगे, रेस्टिट्यूशन वाली या सेपरेशन वाली? सो देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डिक्रीज, एंटीथेसिस। आप स्टेशन पे चले जाओ और आप वो ट्रेन के लिए खड़े रहो, तो नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो टू कल्याण और यू वांट टू गो टू वीटी। दोनों तरफ एक साथ तो नहीं जा सकते हो ना। अगर कल्याण जाना है तो कल्याण साइड जाने वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अभी थाना स्टेशन को एग्जांपल देता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 5, यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी
टूवर्ड्स कल्याण, कभी कभी 3 नंबर से थाना से छूटने वाली मिलती है। अदरवाइज आपको CST जाना है तो थाने का होम प्लेटफॉर्म नंबर 1 थाने से छूटने वाली, देन नंबर 3 थाने से छूटने वाली, अभी और 2 प्लेटफॉर्म से 6 और 7 जहाँ से भी कभी कभी ट्रेन छूटती है। सो अकॉर्डिंगली आपको जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। एक ही साथ एक ही टाइम पे आप 2 ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हो, या तो कल्याण पहुँचोगे या तो आप CST पहुँचोगे, CSMT पहुँचोगे, अभी M उसमें ऐड हो गया। सो वैसा रहता है, तो दोनों दिशा में आप एक साथ नहीं जा सकते हो, तो एक को स्टे करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट दैट वाइफ डिड, यू नो, शी अप्लाइड टू द हाई कोर्ट अंडर प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके अंडर MCA फाइल होता है, मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रोसीडिंग। अभी देखो क्या होता है ना, अगर आपको प्रोसीडिंग ट्रांसफर करके चाहिए तो अगेन कन्वीनियंस ऑफ वाइफ देखा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इफ़ यू वांट टू गेट इट ट्रांसफर्ड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, समझो कल्याण का आपको ट्रांसफ़र करके थाने में चाहिए, या थाने का कल्याण में चाहिए, या समझो एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट ना। देखो भाई, थाने कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कोर्ट थाने डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट कहाँ पे, एक मेन कोर्ट है जो कलेक्टर ऑफिस के सामने है थाने में, वो मेन डिस्ट्रिक्ट है, और तालुका कोर्ट भी है। देन इट वाज बाइफरकेटेड, सेपरेट कोर्ट हो गया कल्याण में, सेपरेट कोर्ट हो गया, देन भिवंडी में सीनियर डिवीज़न जूनियर डिवीज़न दोनों है, देन वसई में कोर्ट हो गया, पालघर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, पालघर भी थाने के अंडर ही आता था, अभी रिसेंटली कपल ऑफ ईयर्स अगो उसको अलग डिस्ट्रिक्ट कर दिया, 3 या 4 साल हो गए कि पालघर डिस्ट्रिक्ट अलग से हो गया था, तो वो भी हमारे अंडर ही था। तो समझो पालघर से थाना में ट्रांसफ़र करके चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के सामने यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। सो अगर वो विद इन दैट सेम डिस्ट्रिक्ट है तो यू कैन अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज, ही विल कंसिडर द केस एंड ही विल पास ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली। अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करके चाहिए तो दैट गोज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट जज। अभी थाने का जज रहेगा ना, वो पुणे का मैटर इधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सो इन सच सिचुएशन यू हैव टू अप्रोच टू द हाई कोर्ट, अगेन मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन, एंड फिर यू कैन गेट कोई भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी आप ये डिस्ट्रिक्ट में मांग सकते हो, या 2 हाई कोर्ट के बेंच। अभी था मुंबई हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, उसके बेंचेस कहाँ पे है, किसी को आइडिया है? अभी वीडियो है तो मैं आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता और आप दे भी नहीं सकते हो, लेकिन मेन प्रिंसिपल बेंच इज एट मुंबई, अर्लियर बॉम्बे, नाउ मुंबई। अनदर बेंच इज इन नागपुर, देर इज अनदर थर्ड बेंच of the Bombay High Court which sits in Aurangabad, and fourth, क्योंकि गोवा भी हमारे अंडर आता है तो चौथा बेंच गोवा में है। एंड देर आर सर्टन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस लाइक दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव है, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर ही आते हैं। सो देखो, तो कभी कभी क्या होता है ना, आप गोवा में है और उसको आपको ट्रांसफ़र करके चाहिए मुंबई में, अगर वो एक ही हाई कोर्ट के अंडर आता है तो मुंबई हाई कोर्ट का जो बेंच है वहाँ पे आपको पिटिशन फाइल करना पड़ता है कि गोवा का मैटर इधर शिफ्ट करो, दिस कोर्ट इज एम्पावर्ड। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा, इन द सेंस दैट से अ पिटिशन इज फाइल्ड इन हैदराबाद, द हस्बैंड वॉज इन हैदराबाद, लीगल मतलब वेडिंग का प्लेस, मैट्रिमोनियल होम, उनका लास्ट प्लेस ऑफ कोहैबिटेशन वॉज इन हैदराबाद, एंड नाउ शी हैज़ कम बैक टू मुंबई और थाने जहाँ पे उसका मैटरनल होम है, एंड हस्बैंड प्रीफर्स टू फाइल देयर। नाउ शी वांट्स दैट टू बी ट्रांसफर्ड टू थाने फैमिली कोर्ट। नाउ इवन हाई कोर्ट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू पास सच ऑर्डर एंड नाइदर द डिस्ट्रिक्ट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या होगा, अंडर सेम प्रोविजन द पार्टीज कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को अगर अप्रोप्रिएट लगेगा, अगेन कंसिडरेशंस क्या होगा, कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ। तो वाइफ होना कभी भी बेटर है हस्बैंड होने से अच्छा, टू बी प्रिसाइज बिफोर द लॉ। सो इसमें क्या होगा, वरना मेरे क्लास में बैठे हुए लड़कियां बोलेंगी काय सर बोलताय तुम्ही, औरत को कितनी तकलीफ होती है, बायकांचा जन्म काय तेवढा सोपा नसतो, कितना तकलीफ होता है। और जो लेडीज़ रहता है उनका सबसे बड़ा चीज़ क्या रहता है, देखो हमको बच्चों को जन्म देना पड़ता है, कितना बड़ा है। एंड रियल इट इज़ अ फैक्ट दैट उससे ज़्यादा ताकत और मेहनत और रिस्क का कोई दूसरा बात नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी ये बच्चा पैदा हो जाता है तो उस औरत का पुनर्जन्म कंसेप्ट है, मतलब इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हर पुनर्जन्म, ऐसा भी एक कंसेप्ट है। सो कभी कभी क्या होता है ना, ये सब चीज़ें होती है तो ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो।
सो देखो, पावर टू ट्रांसफर सर्टन पिटिशंस, तो ये मैंने आपको सीधा प्रैक्टिकल व्यू से ही बता दिया। सिविल प्रोसीजर कोड का भी सेक्शंस बता दिया। सेक्शन 23, 24 सिविल प्रोसीजर कोड देख लो, 23 या 24 अभी मेरे सामने सिविल प्रोसीजर कोड का बुक नहीं है, और कभी कभी सेक्शन यहाँ वहाँ हो जाता है, तो आप देख लो। पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग। नाउ लेट अस रीड 21A, पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग इन सर्टन केसेस वेयर क्लॉज A, a petition under this act has been presented to a district court having jurisdiction by party to a marriage, praying for a decree for judicial separation under section 10 or for a decree of divorce under section 13, so section 10 या 13, and clause B, another petition under this act has been presented thereafter, so ये petition earlier है, जो A clause के अंडर है वो petition earlier होना चाहिए। Another petition under this act has been presented thereafter by the other party to the marriage, praying for a decree for judicial separation under section 10 or for a decree of divorce under section 13 on any ground, whether in the same district court or in the different district court in the same state or in different state, the petition shall be dealt with as specified in subsection 2। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि से फॉर एग्जांपल हस्बैंड हैज फाइल्ड अ पिटिशन आइदर अंडर सेक्शन 10 और 13 इन थाने, एंड वाइफ हैज आल्सो फाइल्ड अ पिटिशन जो बाद में फाइल हुआ है, सब्सिक्वेंट पिटिशन बोलते हैं उसको, बाद में फाइल किया गया है, दैट इज इन पुणे। तो नाउ क्वेश्चन है कि कौन सा कहाँ जाएगा। सबसेक्शन 2, इन अ केस वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाइज, clause A, if the petitions are presented to the same district court, both the petitions will be tried and heard together by that district court। तो थाने में ही फाइल हुआ है दोनों पिटिशन, तो क्लब करके एक साथ डिसाइड हो जाएगा। B, if the petitions are presented to different district courts, the petition presented later, जो लेट बाद में फाइल हुआ है, subsequent petition, shall be transferred to the district court in which earlier petition was presented, and both petitions will be heard and disposed of together by the district court in which earlier petition was presented। सो ना एज्यूम यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लो थाना और पुणे का। तो पिटिशन हस्बैंड ने पहले थाने में फाइल किया, वाइफ ने ये देखने के बाद आइडिया किया और वहाँ पे भी एक पिटिशन फाइल कर दिया, ये वो गया तो मैं भी जाती हूँ। सी इसमें काउंटर बैलेंस और काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन के शुड द हस्बैंड ट्रैवल टू, ना बोथ, दोनों पिटिशन तो एक साथ चलने चाहिए, नहीं तो अगर दो अलग आदमी दो अलग कोर्ट सुनेंगे तो नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर होगा। जजेस आर नॉट कंप्यूटर, डेटा एंट्री कर दिया, एंटर का की मारा, प्रोग्राम फिट हो गया एंड एवरीथिंग इज डन। शायद एक जज एक ऑर्डर करे, दूसरा जज कुछ वाई ऑर्डर करे, दोनों को अलग अलग भी हो सकता है, बिकॉज जजेस आर ह्यूमन बीइंग। सो नाउ सी, तो जो लेटर फाइल हुआ है वो उसको स्टे करना पड़ेगा, उस प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जो पहले फाइल हुआ है। ओके, देन सबसेक्शन 3, yes, in case where clause B of subsection 2 applies, the court or the government as the case may be competent under the Code of Civil Procedure Code, that is Act number 5 of 1908, to transfer any suit or proceeding from the district court in which later petition has been presented to the district court in which the earlier petition is pending, shall exercise its powers to transfer later petition as it has been empowered to do so under the said code। लेकिन जो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया ना, सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर जो MCA होता है, मिसलेनियस सिविल अपील, इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यहाँ पे कौन सा किधर पहले फाइल हुआ ये क्वेश्चन है ही नहीं। वहाँ पे एक ये कि मेरे पति ने पिटिशन फाइल किया है हैदराबाद कोर्ट में और मुझे वो पिटिशन ट्रांसफ़र करके चाहिए थाने कोर्ट में। सो इवन इफ मेरा पिटिशन लेट है तो भी क्या हो जाएगा, दो उसका पिटिशन अर्लियर है, वो पिटिशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र विच इज़ अर्लियर विच इज़ लेट, ये क्वेश्चन पैदा होता ही नहीं है। इवन इफ इट इज़ लेट इन टाइम तो अर्लियर पिटिशन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। आई टोल्ड यू दैट वहाँ पे कन्वीनियंस देखा जाएगा ऑफ द वाइफ, सिंपल। ओके, सो पावर टू ट्रांसफ़र पिटिशन हो गया। देन 21B, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशंस अंडर द एक्ट। ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, डे टू डे हियरिंग होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए, कभी भी नहीं होता है। बाय द टाइम यू फाइल योर मैटर, द समन्स इज सर्व्ड ऑन द अदर पार्टी कंटेस्टिंग अदर पार्टी,
वो अपियर होगा, फिर आपको काउंसलिंग में भेजेंगे, फिर आपका 3 तारीख काउंसलिंग होता है, एक और दूसरे तारीख के बीच में 2 या 3 महीने का फासला होता है। तो पहले तो आपका 1 साल से ज़्यादा टाइम जाता है मैटर कोर्ट के सामने खड़ा रहने के लिए। टिल दैट टाइम यू ओनली गो बिफोर द कोर्ट, आप हाजिरी लगाते हो कि यस वी आर प्रेजेंट, एंड देन द कोर्ट विल से गो टू द काउंसलर। तो काउंसलर के पास जाओ, हियरिंग होगा, देन काउंसलर बोलेगा अब एक काम करो, नीचे कोर्ट में जाओ, आपको तारीख मिलेगी। तो वो कार्ड एक आपको इशू करते हैं, एक जैसे डॉक्टर के पास कार्ड होता है या कोई मेंबरशिप कार्ड होता है ना, वैसा कि आपका डिटेल्स उसके ऊपर लिखा रहता है। फिर वो आपको नीचे भेजेगा, फिर नीचे कोर्ट में आपको तारीख दी जाएगी नेक्स्ट, फिर ऊपर आके आपको दिखाना है, आपको वही तारीख मिलेगी। सो कोर्ट और उनका एक दूसरे में तालमेल रहता है, एंड सेम तारीख आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट तारीख आओ, अगेन कोर्ट में हाजिरी लगाओ, अगेन काउंसलिंग के पास जाओ। काउंसलर देन मैरिज काउंसलर, वो ऑफिसर है, वो ट्राई करेगा सेटल करने के लिए, एंड देन ही विल आइदर सेटल द मैटर। सेटल हो गया तो सेटलमेंट का रिपोर्ट जाता है कि मैटर सेटल हो गई, ये कंसेंट टर्म्स आप रिकॉर्ड करो और मैटर डिस्पोज कर दो। अगर नहीं हो रही है, सी सेटलमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। सेटलिंग द मैटर हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 कि दोनों का रिकन्सिलेशन कर दिया, वो लोग झगड़ा कर रहे हो ख़त्म करके दोनों का पैचअप हो गया, एंड नाउ दे गो टुगेदर, और उन्होंने पिटिशन विड्रॉ कर दिया। अभी समझो डिवोर्स के लिए क्या मैं वापस ले रहा हूँ, लेकिन ये तो एक साइड हो गया। चलो अभी सेटलमेंट नहीं हो रही है, अलग होना ही है, देन अनदर एस्पेक्ट कि आप बिना झगड़ा किए अगर हो सकता है तो दैट दे हैव टू मेक अ एंडेवर। तो कोर्ट का टाइम बचता है, लोगों का टाइम बचता है। सी कोर्ट में जाके झगड़ा करना इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी विच एवरीबडी कैन एफोर्ड। सो कभी कभी क्या होता है ना, उसको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब बचने के लिए अगर बाय कंसेंट आप क्या, कभी कभी क्या होता है कि चलो दोनों का ये क्लियर है, अभी हस्बंड ने फाइल के डिवोर्स के लिए, वाइफ भी आके बोलती है काउंसलर के सामने, या मला पण नाही परत जायचं, एकदम फालतू माणूस आहे, घाणेरडा आहे, मला नाही त्याच्याकडे परत जायचं। लेकिन इशू क्या है अभी, चलो ये तो क्लियर होगा कि दोनों को डिवोर्स चाहिए, सो यहाँ तक कंसेंट है, लेकिन पति पैसे कम दे रहा है, पत्नी को पैसे ज़्यादा चाहिए। सो एलिमनी का इशू है, मेंटेनेंस का इशू है, प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट है, तो वो थोड़ा प्रॉपर उसका जो होगा वो दोनों का सेटलमेंट होने तक देखना पड़ता है। या फिर वो बोलेंगे चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपका ये मैटर सेटल नहीं हो रहा है, तो देन अगर यार झगड़ा कर ही रहे, नहीं सोच रहे, पति बोल रहा नहीं मेरे को डिवोर्स चाहिए, चाहे पत्नी बोले कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, सो नाउ देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी सेटलमेंट, देन दैट मैटर विल बी सेंड टू द कोर्ट। तो 8 महीने 10 महीने इसमें ही चले जाते, कभी कभी पूरा साल निकल जाता है बाय द टाइम यू गो बिफोर द कोर्ट। एंड देन कोर्ट के सामने जाओ, फिर कोर्ट उसमें आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम देगा, एंड देन कुछ इंटरम एप्लीकेशन, वाइफ होगी तो वो पक्का मेंटेनेंस का एप्लीकेशन करेगी, कस्टडी का एप्लीकेशन करेगी, तो पहले उसके ऊपर ऑर्डर होना चाहिए, एंड देन मैटर विल गो, एंड देन वो चलते चलते बहुत साल निकल जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकली सेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल। कि वो देखो खाली कब पढ़ लो एक बार, द ट्रायल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल एज सो फार एज इट इज़ प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली बी एज फार एज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे, जो नहीं हो सकता है, with the until its conclusion unless court finds the adjournment of trial beyond the following days to be necessary for reasons to be recorded। वो तो होता ही नहीं है, सीधा नया मैटर आएगा तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने का ही तारीख पड़ता है, दैट इज फॉर श्योर। एज फार एज मे बी 6 मंथ, देखो सबसेक्शन 2 भी देख लो, एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एंडेवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटिशन ऑन द रिस्पोंडेंट। हाईली इम्पॉसिबल, नहीं होता है। ओके, देन 21C देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम ऑन दिस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी एनैक्टमेंट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब ये जो लिखा है इसके बाद में उसके अलग कुछ होगा तो क्या एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा, दूसरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज बोलते हैं उसको लीगल लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज, विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद नॉट विथस्टैंडिंग। सो ये नॉट विथस्टैंडिंग का जो ये जो सेक्शन है ना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी एनैक्टमेंट टू द कॉन्ट्ररी, ये कॉमा दिया है, देखो इंटरनल एड जो मैंने आपको बताया था इंटरनल स्टैट्यूट्स का, सो कॉमा को आगे का जो पार्ट है ना उसको अलग से पढ़ो, तो ये जो पार्ट है वो एप्लीकेबल होगा, दूसरे लॉ में जो बोला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो सी व्हाट दैट इज, नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग एट द ट्रायल ऑफ अ पिटिशन अंडर दिस एक्ट। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली
Hindu Marriage Act. Under this act on the ground that it is not duly stamped or registered. अभी देखो दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट लीगल और वैलिड होने के लिए वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली उसका स्टैंपिंग होना चाहिए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए. ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट आपको यही सेमिस्टर में है. सो सी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अबाउ 100 रुपीज़. तो ये एक्ट जब भी आया था तभी शायद 100 रुपये में प्रॉपर्टी मिलती होगी. आज तो भाजी लेने को जाओ, जस्ट सी क्या पोजीशन. अभी कोरोना की वजह से मार्केट इतना टाइट है कि एक बार भाजी लेने को निकल जाओ 500 रुपये कम पड़ जाते हैं. 500 रुपीज़ का भाजी आपका एक हफ्ते का भी नहीं आता है. सो एनी प्रॉपर्टी अबाउ 100 रुपीज़ कैनॉट बी ट्रांसफर्ड ओरली, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कैन बी इन राइटिंग. सो अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड. स्टैम्प में उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी होता है, एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है वाइल पेइंग प्रॉपर्टी, वाइल बाइंग प्रॉपर्टी. देन दैट हैज़ टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्टर ऑफ एश्योरन्सेस. नोंदणी केलेली असली पाहिजे. अँड इट मस्ट हैव प्रॉपर एग्जीक्यूशन. एक एक विटनेस होना चाहिए और जो भी उसका जो कुछ भी लीगल प्रोसीजर हो प्रॉपर होना चाहिए. वो नहीं हुआ रहेगा तो कभी कभी लोग कहते हैं ना, खाली हमें एग्रीमेंट किया है और खाली नोटरी किया है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के लाया. इट हैज़ नो मीनिंग इन द आइज ऑफ लॉ. हाँ, खाली आपको कुछ इंटेंशन दिखाना है. MOU साठेकत जिसको बोलते हैं ना, एग्रीमेंट फॉर सेल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट फॉर सेल. एग्रीमेंट ऑफ सेल मतलब सेल डीड, मतलब खरीदी कर, मतलब एक्चुअल सेल हो रहा है. सो गिविंग एंड टेकिंग इज प्लेस एट दैट टाइम इटसेल्फ. लेकिन एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या हो रहा है, ऑन अ फ्यूचर डेट, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मैं आपको बेचूंगा. सो दिस इज ओनली इंटेंशन. सो एग्रीमेंट फॉर सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में काफ़ी फरक होता है. मराठीत त्याला साठेकत म्हणतात MOUला, एग्रीमेंट फॉर सेल. और जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, जो सेल डीड है, उसको खरीदी खत बोलते हैं, मतलब अभी हो रहा है. सो MOU वगैरह रहेगा तो ठीक है, स्टैम्प पेपर पे कर लिया. अदरवाइज घर का एग्रीमेंट वगैरह कुछ कुछ लोग करते हैं, बट दैट इज़ प्योरली इलीगल. उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और आप मार्केट वैल्यू कुछ भी दिखाओ, दैट विल बी एज पर देयर रेडी रेकनर. तो उनका एक रेकनर होता है जिसके अंडर वो सर्वे नंबर और सब चेक करके दे विल फाइंड आउट कि इतना स्टैम्प ड्यूटी है, उतना स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा. तो कभी कभी डॉक्यूमेंट का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा ना, तो वो इनएडमिसिबल होता है, दैट इज़ अ इलीगल डॉक्यूमेंट, नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन ये मैटर के लिए, इफ़ दैट डॉक्यूमेंट इज़ अंडर द, मतलब इज उसका रिलेवेंस पार्टी दिखा सकता है और प्रोड्यूस करना चाहता है जो लीगली उसको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, तो भी वो ये एक्ट के अंडर डिवोर्स के प्रोसीडिंग में या मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में वो एडमिसिबल है. सो दैट इज़ अ ओवरराइडिंग इफेक्ट. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नथिंग इंपॉर्टेंट उसमें. I don't think anything will come. Then section 23. Section 23 जो है ना, that is decree in proceedings. 22 तो हमने कर दिया. In any proceeding under this act, whether defended or not. Defended or not means एक तरफी, ex party. Defended or not, if the court is satisfied that clause A, any ground for granting relief exists and the petitioner, except in cases the relief is brought by him on the ground specified in clause A, subclause B or subclause C of clause 2 of section 5, is not in any way taking advantage of his or her wrong or disability for that purpose of such relief. तो कभी कभी क्या होता है ना, वो कंसेंट, अभी कैसा होता है ना, वन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग. अ पर्सन मस्ट अप्रोच अ कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स. उसका एक लीगल मैगजीन भी आपको था, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इट राइट नाउ, एक्स तुर्पी कॉजा नॉर एक्टर, ऐसा कुछ है, आप देख लो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि लीगल लैंग्वेज सिखा के भी मुझे 10 साल हो चुके हैं. तो कभी कभी एंड मैगजीन्स क्या होता है ना, वो कंसेप्ट है, वो आफ्टर सर्टन पीरियड्स ऑफ, आफ्टर सर्टन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस यू टेंड टू फॉरगेट दैट. सो अ पर्सन हु सीक्स इक्विटी मस्ट अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स. तो अपने ही गलती का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए. सो कैसे होता है, अवॉइडेबल क्यों है, क्योंकि मेरा कंसेंट है. सो जिसका कंसेंट लिया गया है, फ्री कंसेंट है, वो जा सकता है. जिसने कंसेंट नहीं लिया हुआ है बाय फ्रॉड, वो नहीं जा सकता है. सो वो है. तो ये भी एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन बी, वेयर द ग्राउंड ऑफ पिटिशन इज अ ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, द पिटिशनर हैज़ नॉट इन एनी
manner been accessory to or connived or condoned the acts complained of. See, ये adultery का ground है. Adultery actually now does not exist, लेकिन it is a ground for divorce under section 13 subsection 1 Roman 1. Yes, where the other party has a voluntary sexual intercourse. Voluntary means खुद के मर्जी से. A voluntary sexual intercourse with a person other than his or her spouse. So applicable to both. हस्बैंड होगा, और अगर वाइफ ने किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, या वाइफ होगी और हस्बैंड ने दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, तो ये ग्राउंड अवेलेबल है. सो यहाँ पे क्या होता है ना, वो कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. मतलब मेरे ही मर्जी से, मैंने वाइफ को बोला जा उसके साथ सो जाओ, या पत्नी ने बोला ठीक है तुम उसके साथ संबंध बना लो चलेगा, लेकिन मुझे मत छोड़ो, आप जो चाहे बाहेर को. कभी कभी रहता ना पिक्चर में देखते हो, ए आमचं येडं आहे ना लय, हे काय म्हणतात त्याला, रंगीज मिजाज का है, बाहर जाता है कुछ कुछ करता है फिर घर आता है, तो सब देख के भी पत्नी चुप बैठ जाती है. सो क्या होता है देखो, इसमें आपने आपका अगर एक किस्म का यू डोंट व्हाट यू कैन से, आप पति को इनकरेज नहीं करते, अरे जाओ दूसरे के साथ मजा करके आओ, ऐसे नहीं बोलोगे. लेकिन आपको मालूम है या आपने कन्फ्यूम किया हुआ है कि आपका कंसेंट इनडायरेक्टली है, जिसको इनडायरेक्ट कंसेंट बोलते हैं, तो बाद में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो. तो वो ग्राउंड अगर होगा तो वो नहीं मिलेगा. देन बी वेयर द डिवोर्स इज सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, सच कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो ये तो कोर्ट उधर ही वेरीफाई कर लेता है. इसीलिए वो 6 महीने का टाइम है कि चलो तभी आपके ऊपर कुछ थ्रेट था, कोर्शन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, या फ्रॉड किया था. सो यू गॉट टाइम. आप 6 महीने बाद आके बोलोगे अभी मुझे मेरा कंसेंट विड्रॉ करना है, तो पिटिशन उधर ही डिसमिस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, एंड देन कंटेस्टेड पिटिशन फाइल करना पड़ेगा कि अभी झगड़े से करो ना, फाइट अगेंस्ट ईच अदर, ऐसा हो सकता है. देन सी अगेन, सी वही है सेक्शन 11-12 कि पार्टीज आर नॉट इन कल्यूजन विद ईच अदर. तो दोनों ने, कभी कभी क्या होता है ना, सी खाली दिमाग शैतान का घर रहता है, या कभी कभी जो दिमाग में आइडिया होते हैं ना वो डालने वाले वकील ही होते हैं, इसीलिए वकील बदनाम हो जाता है. वकील क्या होता है ना, यू ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू अदर्स प्रॉब्लम. कोई भी चीज़, कोई भी फ्रॉड वकील खुद के लिए आइडियली नहीं करता है. हाँ, वो आदमी ही फ्रॉड है तो आए हुए क्लाइंट को भी वो चूना लगाएगा और उसका वाट लगा देगा. लेकिन आइडियली कैसे होता है, यू ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन. तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी ये अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो इट विल बी लाइक, मैं आपको फ्रॉड करना सिखा रहा हूँ, लेकिन देखो यू मस्ट बी एबल टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. अगर ईमानदारी से वकीली करोगे तो भूखे मर जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू जस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉड. आएगा उसको बकरे का जैसा रहता है ना, जैसा कसा ही रहता है. अरे बकरा है तो वो क्या बोल दो कि देखेगा क्या है, बकरा कितना मस्त है, क्यूट है, आप पकड़ के उसकी गर्दन पे घुमा डालेगा वो चाकू. वो पहले उसको चॉपर लगा के मार डालेगा, एंड देन उसको साफ करके उसका मटन बेचेगा. तो वो उसको दया ये नहीं दिखा सकता, दया करुणा या उसको प्रेम या प्यार उसके ऊपर नहीं आ सकता है. कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, वो घोड़े को तो घास खाना ही खाना है. तो उनकी बात अलग है. वैसे भी मत बनो, एकदम ज़्यादा प्रोफेशनल भी मत बनो, लेकिन क्या होता है ना, फ्रॉड भी मत करो और ज़्यादा ईमानदार भी मत बनो. क्योंकि ईमानदारी से करोगे तो अभी समझो आपका क्लाइंट है वो रेप का केस में अटका हुआ है, और वो जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर आणि वकिलाशी खोटा नसता बोलायचं, वो आपसे सच्चा बोलता है हाँ मैंने उसके ऊपर रेप किया था. तो आप क्या जाके कोर्ट को बोलोगे, अरे परसों उसने मेरे को बोला था उसने रेप किया था, मेरे सामने कबूल किया है, इसको ठोक दो, इसको सज़ा दे दो, उसको लटका दो, या इसने खून किया है उसने मेरे सामने कबूल किया है. तो आप जाके अपने क्लाइंट की नहीं बचा सकते हो, समझे. तो नाउ आपको फिर भी यही ट्राई करना है कि उसको बचाना है. तो आप खाली देखो, इसीलिए मैंने 2 चीज़ें पहले ही बोल दी थी कि कोर्ट में 2 चीज़ें आप समझ के चलो. पॉइंट नंबर 1, कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता है. कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू डू जस्टिस. whatever the court will do with your case is to be called as justice. तो कोर्ट आपको जो भी न्याय देगी, जो भी निर्णय देगी, उसको जस्टिस कहते हैं, उसको न्याय कहते हैं. एंड पॉइंट नंबर 2, कोर्ट में सच्चाई साबित नहीं होती है. ट्रूथ कैनॉट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट. वॉट एवर यू कैन प्रूव इन कोर्ट इज टू बी कॉल्ड एज ट्रूथ. तो ब्लैक एंड वाइट एविडेंस लगता है, रिकॉर्ड लगता है. सो कोर्ट में कुछ चीज़ आप साबित करते हो तो पॉसिबल है कि हाँ ये मैंने साबित कर दिया. ये कभी कभी कोई मैटर रहता है ना, एक्विटल हो ही नहीं सकता. आपको दिखता है अरे वो आदमी मच्छर नहीं मार सकता, आदमी को क्या मारेगा,
लेकिन उसको ऐसे तरीके से उसमें फंसाया गया रहता है कि ऑल एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, तो उसमें कन्विक्शन 100% होने वाला है। और कभी कभी दिखता है मुझे मीन्स दैट जज को कि यार आदमी बहुत ड्रेडफुल, एकदम गंदा है, एकदम क्या बोलते हैं ना उसको, इज़ अ काइंड ऑफ क्रिमिनल, लेकिन अगर प्रॉपर एविडेंस उसके खिलाफ नहीं होगा तो उसका चेहरा भी पसंद नहीं आया तो भी उसको एक्विट करना ही पड़ेगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस बिफोर द कोर्ट। एक्चुअली सबसे मजबूर तो जज होता है, सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस जज को होते हैं, सबसे ज़्यादा लिमिटेशंस जज को होते हैं। बिलीव मी, पावर है, दिखता है एकदम बैठा है, सब लोग सलाम करके जा रहे हैं, ओबलाइज ओबलाइज बोल के झुक रहे हैं, लेकिन वो आदमी कितना मजबूर होता है कभी कभी आप अगर उसकी जगह पे जाके बैठो तो पता चलेगा। वो इट्स अ क्राउन विथ क्या ये क्राउन विथ वो काटो का क्या उसका कहावत है ना, थॉर्न्स, क्राउन विथ थॉर्न्स। तो वो मुकुट पहन लो, राजा बनो, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़े कांटे वो चुभेंगे। या कुर्सी पे बैठो, मस्त लग रहा है, अरे जज की कुर्सी पे बैठो, सब लोग आके सलाम कर रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी में कीले होते हैं ना, वो लगते हैं, इट इज़ पेनफुल टू सिट ऑन दैट चेयर। ओके, दैट अपार्ट। सो नाउ सी सेक्शन 23, बाकी का आप पढ़ लो, उसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। देन सेक्शन 23 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में आइडियली कुछ नहीं आएगा। सी, आप जब भी सिविल प्रोसीजर कोड अगले साल पढ़ोगे सेमेस्टर 5 में, ये तो आपका सेम 3 है बराबर, तो सेम 5 में आप पढ़ोगे सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अंडर देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फाइलिंग अ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है, ए ने बी के अगेंस्ट कुछ क्लेम किया और बी भी ए के अगेंस्ट कुछ क्लेम कर रहा है, तो उसको काउंटर क्लेम बोलते हैं। वो कुछ गेम्स होते हैं ना रैली वाले, इंडोर गेम्स से देखो, जैसे बैडमिंटन ले लो, टेबल टेनिस ले लो, स्क्वाश ले लो, उसमें कैसा होता है, रैली होता है, दो प्रतिस्पर्धी है, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ शॉट मारते हैं और तुमको शॉट रिटर्न करना है। तो ये जो रैली होता है ना, शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, ए ने मारा, बी ने मारा, ये जो अभी लास्ट जिसने मारा, और समझो ए ने लास्ट मारा और बी रिटर्न नहीं कर पाया तो ए को पॉइंट मिल गया, इसको रैली बोलते हैं। तो ये कभी कभी टकक 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 चालू रहता है और फिर वो जो फेल होएगा वो खत्म हो गया, तो ये इसको काउंटर बोलते हैं, काउंटर। तो काउंटर अटैक होता है, काउंटर रैली होती है, तो ऐसे काउंटर क्लेम होता है ना। उसी दो लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, एक पिटिशनर है और से फॉर एग्जांपल द हस्बैंड हैज़ फाइल्ड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जानबूझ के कि उसको शायद किसी ने गलत सलाह दी है कि वाइफ को एक काम करेंगे, नांदवायचा अर्ज करो, रेस्टिट्यूशन का पिटिशन करेंगे, वो नहीं आएगी, कोर्ट तो ऑर्डर करेगा, वो नहीं आएगी, फिर तुमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सपना दिखाया जाता है सेक्शन 9 का पिटिशन करने के लिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज लॉयर के हिसाब से क्या होता है कि सेक्शन 14 का जो बार है वो नहीं आता है, सो 1 साल के अंदर तो फाइल हो सकता है, वो फाइल कर देता है। तो पति को इतना मालूम रहता है, एक काम करेंगे, फाइल करेंगे, तुमची वाइफ तो परत येणारच नाही, तो आप मेंटेनेंस से बच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड देन देर आर सो मेनी लीगैलिटीज जो हमने 9 और 10 में प्रॉपरली डील किया हुआ है। सो नाउ सी क्या होता है, द हस्बैंड हैज फाइल्ड petition under section 9 for restitution of conjugal rights, but the wife wants to file a petition for divorce। वो बोलते चलो एक काम करो, अभी घुसे ही कोर्ट में तो एक ही साथ सब कुछ कर देते हैं। अभी देखो क्या होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल एंड ऑल्सो नॉट सेंसिबल। चलो उसने भी रेस्टिट्यूशन का पिटिशन किया है ना, रुकते, वो नई डिग्री होगा ना फिर बाद में देखेंगे, फिर करेंगे, तो फिर आपको कितना रुकना पड़ेगा, अगर डिग्री हो भी गया तो और 1 साल रुकना पड़ेगा। उससे अच्छा वाइफ के बोलते काम करते हो ना, अभी फाइल कर देते हो डिवोर्स के लिए। नाउ बी, वाइफ वांट्स टू फाइल अ केस ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट द हस्बैंड, सो नॉट रिक्वायर्ड अंडर लॉ कि उसको अलग से पिटिशन फाइल करना पड़ेगा। वही जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का पिटिशन है ना, उसमें शी कैन प्रे फॉर एन अल्टरनेटिव रिलीफ, जिसको काउंटर क्लेम बोलते हैं अंडर दिस सेक्शन। सी व्हाट सेक्शन 23A इज, relief for respondent in divorce and other proceedings. In any proceeding for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion, but also make a counter claim for any relief under this act on the ground, and if the petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the court may give respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground. So अलग पिटिशन फाइल करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसी पिटिशन में आप काउंटर क्लेम फाइल कर दो, आपका दोनों मैटर एक साथ चलेंगे। सो नाउ से हस्बैंड हैज़ फाइल फॉर रेस्टिट्यूशन, द वाइफ फाइल्स फॉर डिवोर्स, तो उसी मैटर में वाइफ को डिवोर्स भी दिया जा सकता है। सो 23 उतना है कि अलग से पिटिशन फाइल करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो
सो 23A भी हो गया, 24 तो हम लाइव लेक्चर्स में पहले ही कर रहे हैं। देन 25 और 24 तो एक साथ ही हो जाएगा। 24 इज ये पेंडेंट लिट, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस, जब भी पिटिशन कोर्ट के सामने है और जब भी फाइनल ऑर्डर होता है, फाइनल डिक्री हो जाएगी, उसी टाइम वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा तो वो परमानेंट हो गया, परमानेंट एलिमनी हो गया अंडर सेक्शन 25। नाउ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई विल रीइटरेट, फिर से रिपीट करता हूँ दैट ये एक ही प्रोविज़न है सेक्शन 24 और सेक्शन 25, दैट इज 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह कायदा, जहाँ पे इवन द हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ, आइदर पार्टीज देयर टू है। सो इवन बाकी के जो प्रोविजंस है ना, सेक्शन 125 CRPC, देन सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 ऑफ द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो हमने लाइव लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस जो है दैट कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द वाइफ, और 125 CRPC वाइफ, चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स, 18 टॉक्स ओनली अबाउट द वाइफ। सो ये प्रोविजन है तो वो स्पेसिफिकली विमेन और चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए है, लेकिन ये एक प्रोविजन है जो इवन हस्बैंड कैन क्लेम, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन इंडिपेंडेंटली 24-25 आप इवोक नहीं कर सकते हो। फॉर सेक्शन 24 एंड 25 टू बी एप्लीकेबल देयर मस्ट बी अ पिटिशन फाइल्ड अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 9 to 13. Okay, so 9 restitution, 10 judicial separation, 11 declaration that the marriage is void, voidable marriages, void marriages. Then section 12 nullity, मतलब marriage is voidable. section 13 grounds of divorce, section 13 भी divorce by mutual consent, वो divorce ही आ गया मतलब। so either of the section होगा तो ही ये होता है, independently अलग से 24-25 नहीं कर सकते हो। ओके, सो कस्टडी लेटर सी लाइव लेक्चर में ही लेंगे। और देन सेक्शन 27 देख लो, लास्ट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर हिंदू मैरिज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, प्रॉपर्टी जॉइंट होता है, दोनों के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी होता है, को ओनर होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे होता है। सो कभी कभी क्या होता है ना, इनिशियल पेमेंट होगा ना, वो उसको शायद, चलो लेटेस्ट एज्यूम के उसको वो पैसे लड़की के बाप ने दिए, उसके ससुर ने दिए, सो फादर इन लॉ ने दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो बोलेगा लड़की का नाम डालो ओनर, सो लड़की ओनर बन गई, और अभी जो ऊपर का लोन का अमाउंट है ना, वो रीपे करने का काम हस्बैंड कर रहा है। एंड नाउ इफ दे सडनली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड अप विद डिवोर्स, तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए, दोनों के नाम पे है। सो दोनों को ओनर बन गए। अभी दोनों का लाइफ एक साथ था, जॉइंट अकाउंट था, एक ही यूनिट थे, एक ही जान थे, अभी तो अलग अलग हो गए। तो अभी तो डिवोर्स के बाद तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। मैरिटल टाई जो क्या बोलते हैं, लग्नाची गाठ झालं सुटली, अभी वो रिश्ता रहा ही नहीं, तो फिर ये जॉइंट प्रॉपर्टी का क्या करना है, किसको मिलेगी। तो यहाँ पे कोर्ट को डील करना पड़ेगा, और आइडियली बेस्ट इज़ कि आप आपस में डिसाइड कर लो। कभी कभी यहाँ क्या होता है ना, दोनों ने मिलके लिया हुआ रहता है। सो कैसे रहता है, प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर क्या होता है, आजकल देखो एक सैलरी में काम नहीं चल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई है, इतनी सारी चीज़ें। नाउ वी आर लाइक अ वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पे आदमी जो है ना वो कर्जे में डूबा हुआ रहता है। पहले के ज़माने में कर्ज लेना, अगर कोई चीज़ आप EMI पे ले रहे हो, आजकल तो स्टाइल है ना, अरे माझा मोबाईल पण EMI वर द्या, अरे मैंने टीवी, मैंने फ्रिज, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हर एक चीज़ EMI पे, मेरा लैपटॉप, सब कुछ EMI पे चलता है। पहले ज़माने में, आप थोड़ा पुराने ज़माने में जाओ, एट द टाइम ऑफ योर फादर और ग्रैंडफादर, लोन लेके अगर कुछ चीज़ आपको खरीदनी पड़ी तो ऐसे बोलते थे, अरे तेरी औकात नहीं लेने की, तेरे जेब में अगर पैसा नहीं तो क्यों लेते हो, ये फुकटचे सोचले सांगितले कोणी, ये फोकट की रईसी क्यों चाहिए। तो वो टाइम पे लोन लेना कमतरता थी, एक किस्म का छुपाते थे कि मेरे ऊपर लोन है। आजकल तो छाती ठोक के बोलते हैं, सो मैंने लोन, इतना लोन है मेरे ऊपर, इतना है, ये है, वो है। और अभी तो कर्ज बाजारी बनना, इंसॉल्वेंट बनना शायद थोड़ा सा फैशन भी हो गया है। इवन अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून लाइक अनिल अंबानी भी ऑल्सो कैन बिकम इंसॉल्वेंट, होता है ना, दैट अपार्ट। सो देखो, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो पार्टीज आपस में डिसाइड कर ले। और तो अभी कैसा होता है ना कि सिचुएशन ऐसे, बोथ आर अर्निंग, हस्बैंड ने लोन लिया हुआ है और दोनों मिलके वो लोन को रीपे कर रहे हैं। हस्बैंड का जो सैलरी है ना, ऑलमोस्ट अ बिग चंक पार्ट ऑफ इट, समझो 1 लाख सैलरी है तो 50,000 से ज़्यादा उसमें ही जा रहा है, तो रिमेनिंग सैलरी में हमारा घर नहीं चल सकता है। तो वाइफ का जो अर्निंग है उससे घर चल रहा है, या दोनों मिल के 1 लाख कमा रहे हैं, ऐसे कुछ होता है। तो सिचुएशन विल डिपेंड एंड डिफर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उसमें है नहीं। तो उसमें कैसा है कि वो प्रॉपर्टी अभी एक ने दूसरे के नाम पे छोड़ देना चाहिए,
या तो फिर वो प्रॉपर्टी सीधा बेच दो और दोनों को अपना अपना हिस्सा दे दो। तो वह किसने कितना लोन फेड़ा हुआ है, तो कभी कभी क्या रहता है वाइफ का नाम खाली नाम के लिए रहता है, एक्चुअल में लोन हस्बैंड उसका रीपे कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के देन द कोर्ट विल डिसाइड। तो सेक्शन 27 अप्लाइज, वो क्या है देख लो, एंड देन वी कंक्लूड विद द लेक्चर टुडे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, the court may make provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of the marriage which may belong jointly to both husband and the wife। तो अगर स्त्री धन के अंडर आता है, कोई वैल्यूएबल्स होंगे, कुछ गिफ्ट होगा, तो वो वाइफ का ही हो गया। लेकिन समझो कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी है या कुछ ये है फ्लैट है जो दोनों के नाम पे है, तो वो किसको मिलेगा? अभी तो अलग हो जाएंगे तो साथ में रहेंगे नहीं, अभी फ्लैट में दोनों का हिस्सा है। तो एक बेस्ट पार्ट क्या है, दैट कैन बी डिसाइडेड एंड दैट कैन बी एक्चुअली डन बाय द कंसिलेशन ऑफ द पार्टीज। एक काम करो, अभी तुम्हारे ऊपर लोन चल रहा है, तुम ये कर रहे हो और ज़्यादातर लोन आपने दिया हुआ है, तो आप एक कुछ अमाउंट वाइफ को दे दो एंड यू सेटल द मैटर अमंग्स यूसेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट। लेकिन नहीं होगा तो फिर कोर्ट को एडजुडिकेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का क्या करने का है। So that is it as far as Hindu Marriage Act is concerned. So almost everything is covered. अगर कोई चीज़ कवर नहीं हुई है, we will see 28 इज अपील्स एंड ऑर्डर, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सिंपल टर्म्स में आपको फिर से रिपीट करता हूँ, अगर वो डिवोर्स का या जो भी ऑर्डर होगा 9 to 13 के अंडर पिटिशन का कोई भी ऑर्डर है जो चैलेंज करना है, तो अपील कहाँ जाएगा? इफ़ दैट ऑर्डर इज पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट, इट विल गो टू द हाई कोर्ट, and in high court it goes directly to the division bench, खंडपीठ। और अगर वो ऑर्डर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने किया, एक जगह है जहाँ पे सिविल सेपरेट फैमिली कोर्ट नहीं है, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने मैटर जाता है, ऑर्डर उसने किया हुआ है, तो उसका अपील कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास फर्स्ट अपील जा रहा है, तो हाई कोर्ट में सेकंड अपील में जाओगे और वो अपील सिंगल जज के सामने जाता है। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट ने किया है तो सीधा हाई कोर्ट में, वो भी डिवीजन बेंच के सामने, वो खाली फ़र्क है। सो ऑर्डर का वो हो गया। देन हाँ, ऑर्डर देखो, उसमें एक 28 सब सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 28 सब सेक्शन 3, देयर शैल बी नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली। सो कभी कभी क्या है ना, कॉस्ट लगा देती है कोर्ट, लाइक अ फाइन, तो ओनली अगेंस्ट दैट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड दैट नो अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग कॉस्ट। वो एक किस्म का पनिशमेंट होता है जो दिया हुआ है। कभी कभी कोर्ट को लगता है ना एक्शन फ्रिविलस है, इसमें आप देखते हो ना ज़्यादातर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है, आपने देखा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया हुआ है एंड देन बाद में समझ में आता है कि इंटेंशंस आर नॉट क्लियर या इट स्मैक्स मैलाफाइड, या कभी दिखता है कि उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। सो आप नाम ले रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट का और खुद का इंटरेस्ट जमा रहे हो, ऐसा अगर कोर्ट को दिख गया कि भाई ये मिसयूज है, दिस इज मिसयूज ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द कोर्ट माइट इम्पोज कॉस्ट, तो कॉस्ट लगा देती है कोर्ट। तो ऐसे भी होता है, तो कॉस्ट के अगेंस्ट अपील नहीं होता है, दैट इज जस्ट टू बी इलैबोरेटेड। सो दैट इज एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न। हिंदू मैरिज एक्ट इज आइडियली कंप्लीटेड, ओनली व्हाट इज़ रिमेनिंग, जो मेंटेनेंस पार्ट जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है वो लाइव लेक्चर में होगा, और कस्टडी मैंने फिलहाल बैलेंस रखा हुआ है, टाइम खत्म हो गया है। सो कस्टडी इज ओनली रिमेनिंग, दैट ऑल्सो वी विल डील इन द लाइव लेक्चर। तो मेंटेनेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो, और कस्टडी नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, आई थिंक सो इट इज़ ट्यूसडे और वेनसडे कल ही हुआ है ना, हाँ। सो वेनसडे को वो लेक्चर होगा, तभी मेरा पोर्शन एज फार एज द एक्ट इज कंसर्न वो ख़त्म हो जाएगा। 8 वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, दिस इज़ द 8th वन। वो पूरे वीडियोज़ आपको गूगल ड्राइव में मिलेंगे, वो बराबर से देख लो, फिर लाइव लेक्चर में कुछ है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द डिफ़िकल्टी। लेकिन ये जो 8 लेक्चर में हुआ है, इसको मैं अभी फिर से अलग से लाइव लेक्चर में रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो क्या है, हम उधर ही घूमते रहेंगे और आगे जाएंगे नहीं। हमको अभी सक्सेशन एक्ट करना है, उसके पहले जो एडॉप्शन मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पार्ट तो खत्म हो गया, एडॉप्शन का पार्ट करना है, वो हेतल मैडम ने स्टार्ट भी किया हुआ है वो थोड़ा सा। देन छोटा सा एक्ट है माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, वो पहले कर लेंगे, ताकि क्या होता है ना, पोर्शन जल्दी खत्म होने लगता है। एंड देन अनकोडिफाइड पार्ट और सक्सेशन लॉ। सक्सेशन लॉ इज स्लाइटली टफ टू अंडरस्टैंड, इसीलिए उसको मैं लास्ट में रखता हूँ, और उसको लास्ट में इसलिए रखता हूँ कि आपको जो आखिर में पढ़ाया जाएगा ना, एंडिंग में, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है
एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स 12 मार्क का होता है, आउट ऑफ 3 एनी 2 करने होते हैं, उसमें एक सक्सेशन का सम 100% रहता है कि एक पर्सन ऐसे उसकी मृत्यु हो गई है विदाउट अ विल, हैज डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, इंटरसेट, उसके ये वारिस है तो किसको प्रॉपर्टी कैसे मिलेंगी, कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किसको मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्या शेयर मिलेगा, इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता है। और दोस्तों याद रखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भगवान का प्रसाद है। मराठीत त्याला खिरापत म्हणतात, प्रसाद का पैसा होता है। आप किसी बड़े से रिलीजियस इसमें चले जाओ, वहाँ पे अगर प्रसाद फ्री बढ़ता है ना तो प्रसाद के पैसे नहीं लेते। अभी शिरडी में जाओ तो आपको टिकट लेके प्रॉपर पैसे देके खाना खाना पड़ता है, वो प्रसाद का खाना मिलता है। लेकिन कुछ जगह पे जाओ जैसे गोंदवले है या शेगांव है, जहाँ पे आपको वो प्रसाद का खाना फ्री मिलता है। इवन ये देख लो, स्वामी समर्थ का मठ देख लो सोलापुर में, अक्कलकोट में या गाणगापुर में देख लो, वहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ चार्ज आपको मिलता है, तो उसका आपको पैसे नहीं पड़ते, उसको खीरापत बोलते हैं। फिर आपको अगर सेकंड राउंड चाहिए, थोड़ा सा कुछ और मांग के लेना है तो आप ले सकते हो, उसके आपको अलग से पैसे नहीं पड़ेंगे। तो ये खीरापत होता है, आपको फ्री मिल रहा है, तो ये मार्क्स है ना खीरापत है, आपको फ्री मिल रहा है बिना कुछ लिखे। नहीं तो देखो फुल लेंथ क्वेश्चन इज 12 मार्क्स, आपको कम से कम 3.5-4 पेज लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट कम से कम 1.5 पेज तो जाना चाहिए, तो उसमें आप कुछ बात बनेगी। शॉर्ट नोट 5 मार्क का है, फुल मार्क 12 मार्क का है। ये बिलीव में आधा फुल स्टेप भी नहीं लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट आंसर देना पड़ता है कि ए हैज़ डाइड इंटरसेट लिविंग बिहाइंड सो एंड सो एयर, तो उसका ये हिसाब हो गया। उसको मैथ्स के जैसा वो सम करना पड़ेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, और टू द पॉइंट आंसर करना पड़ेगा, जो आधा फुल स्टेप से ज़्यादा नहीं रहेगा। और बिलीव मी 6 में से 5 मार्क आपको मिल सकते हैं। आप फुल लेंथ क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिखो, आपको 6, 7 या 8 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। 9, 10, 11, 12 तो भूल जाओ, उतने तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि थियरी में फुल मार्क्स का कंसेप्ट है ही नहीं। शॉर्ट नोट बहुत अच्छा लिखो, 5 मार्क का होगा या 6 मार्क का होगा, तो आपको 3, 2, 3, 4 मिलेंगे। चलो 4 मतलब बहुत ज़्यादा होगा, 5 या 6 का भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर नॉट मोर देन 2-3 सेंटेंस, वहाँ पे आपको 2 में से 2 मिल सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको बहुत स्कोरिंग है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा फ्रेश रहता है और थोड़ा सा टेक्निकली समझने में टाइम लगता है, तो वो मैं लास्ट में लूँगा। सो नाउ हाउ द सीक्वेंस गोज दैट, ये होने के बाद में जो नेक्स्ट लेटेस्ट कंटेम्पलेट लेटेस्ट थी, नहीं तो अगर लाइव लेक्चर लेना तो पूरे लाइव ले लेंगे। आई विल डिस्कस विद प्रिंसिपल मैडम एंड अकॉर्डिंगली वी विल मॉडिफाई द प्लान। लेकिन जो गूगल ड्राइव आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर ऑल 8 लेक्चर्स विल बी अपलोडेड। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलते, कुछ दिक्कत आ रही है, सीधा आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप मेरा नाम टाइप करो, AMBAR अंबर जोशी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आपको सब लेक्चर्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो आई एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस ऑन ऑल दीज 8 लेक्चर्स इन द नेक्स्ट लाइव सेक्शन जो नेक्स्ट वीक में होगा। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम मी नाउ। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर एंड स्टडी वेल। और गणपति आ रहा है मुँह पे, गणपति फेस्टिवल, गणपति पापा मोरिया।